जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम पूरी तरीके से मानव में पोषण को समझ चुके हैं, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन को समझ चुके हैं। इस वाले वीडियो में हम पौधों और पशुओं में पोषण किस प्रकार से होता है उसको हम समझेंगे। दोस्तों, जैसे कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी समझा था कि जो पोषण होता है, जो न्यूट्रिशन होता है, वह दो प्रकार का होता है, स्वपोषी और विषमपोषी। तो स्वपोषी में हम किनको रखते थे? हरे पेड़ पौधों को रखते थे। और विषमपोषी हिट्रोट्रोफ्स में हम किनको रखते थे? तो इनमें हम अलग अलग जीवों को रखते थे, जिसमें हमने परजीवियों को रखा था, हमने नरभक्षी को रखा था, हमने शाकाहारी, हमने मांसाहारी, और इन सब के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, अब हम पौधों में पोषण को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, तो बात करें दोस्तों पौधों में पोषण की, तो पौधों में पोषण भी कितने प्रकार का होता है दोस्तों? दो प्रकार का होता है। तो कौन कौन सा होता है? देखो दोस्तों कि पौधों में पोषण की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पौधों में पोषण दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण में हम किन किन पौधों को रखते हैं दोस्तों? तो हम ऐसे पौधों को स्वपोषी पोषण में रखते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो हम इनमें हरे पेड़ पौधों को रखते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर हम बात करें परपोषी पोषण की, तो ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, अपने पोषण के लिए वह अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं, तो ऐसे पौधों को परपोषी पोषण की कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे कि अगर हम इसमें एग्जाम्पल को समझे दोस्तों, तो जो अमरबेल का पौधा होता है वह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, वह अपनी शाखाओं को अन्य पौधों पर पहुंचा देता है और उसके बाद में वहां से उन शाखाओं के माध्यम से वो अपना न्यूट्रिशन, अन्य पौधों का न्यूट्रिशन खींच लेता है और अपना पोषण करता है। दूसरा जो पौधा होता है दोस्तों, वो होता है घट पड़नी वाला पौधा। घट पड़नी वाले पौधे के बारे में आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा। तो घट पड़नी वाले पौधा कैसा होता है दोस्तों? जैसे कि ये होता है पूरा पौधा, ठीक है। इस पौधे के इस वाले हिस्से पर हमें क्या देखने को मिलता है? ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और इसका यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है? ढक्कन देखने को मिलता है। दोस्तों, जो ये घट पड़ने वाला पौधा होता है, इसके जो इस वाले हिस्से में ये वाली जो सतह होती है, ये बहुत ही चिकनी सतह होती है और यह इस प्रकार की सतह होती है कि यह सतह जो इंसेक्ट होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको क्या करती है? ये आकर्षित करने का काम करती है। तो जैसे ही जो इंसेक्ट होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वह जब इस सतह पर यहाँ पर बैठते हैं, तो ये क्या होता है? ये घट पड़ने वाला पौधा इसका ढक्कन ऊपर से बंद कर देता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरी तरीके से उस जीव का क्या कर लेते हैं? न्यूट्रिशन पूरी तरीके से इस घट पड़ने वाले पौधे के द्वारा खींच लिया जाता है और यह इसी प्रकार से ग्रो करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अमरबेल और घट पड़ने के आप डायग्राम आपको आपकी वीडियो स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, आप उनको देखकर समझ सकते हैं। तो इनके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इनके बारे में हमें केवल इतना ही पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, इसको अब हम मिटा देते हैं दोस्तों। तो अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। हमें हरे पेड़ पौधों के बारे में पढ़ना है दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता है कि हरे पेड़ पौधों में जो भोजन बनता है वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से बनता है। तो अब हम पूरी तरीके से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझेंगे। हम समझेंगे कि किस प्रकार से इस प्रक्रिया के माध्यम से रिएक्शंस होती है और किस प्रकार से भोजन बनता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन कौन से घटक लगते हैं हमें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम आगे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझ लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। दोस्तों, बात करें अगर हम प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की, तो यह पौधे के कौन से वाले हिस्से में संपन्न होती है? तो यह पौधे के पत्ती वाले हिस्से में संपन्न होती है। तो अगर हम यहाँ पर एक पौधे का स्ट्रक्चर बनाएं, बात करें दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगी? पौधे की जड़ें हो जाएगी। ये जमीन, ये पौधे की जड़ें। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर क्या हम बना लेते हैं?
पत्ती को बना लेते हैं। ठीक है, तो डायग्राम तो वैसे मैं अच्छे नहीं बनाता हूँ, लेकिन शायद अच्छा बनाया होगा मैंने, आप समझने पे ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों अगर बात करें, ये पौधा होता है और हमने पौधे के एक भाग को ले लिया, पत्ती को, जहां पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। बात करें दोस्तों, तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें हमें विभिन्न प्रकार के क्या देखने को मिलते हैं, घटक देखने को मिलते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हमें कौन कौन से घटक लगेंगे, हम उनको इधर डिस्कस करेंगे और हम यहाँ पर उस प्रक्रिया को समझते भी चलेंगे। सबसे पहले वाले घटक की अगर हम बात करें दोस्तों, तो वो नाम से ही स्पष्ट है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो घटक होता है वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश, लाइट। ठीक है दोस्तों, और तो बात करें तो प्रकाश की पूर्ति कहाँ से हो जाएगी दोस्तों, तो प्रकाश की पूर्ति तो कहाँ से हो जाएगी, सन से हो जाएगी, सूर्य से हो जाएगी। ठीक है, तो प्रकाश की पूर्ति कहाँ से हो गई दोस्तों, सूर्य से हो गई। तो हमें इन पत्तियों में क्या मिल गया, प्रकाश तो मिल चुका है, पहला जो घटक होता है वो हमें मिल चुका है। दोस्तों यह जो प्रकाश होता है यह क्या होता है, एक प्रकार का प्रकाश ऊर्जा होती है ये। इस प्रकाश ऊर्जा को पौधे की पत्तियां जो होती है वह क्या करती है, वह इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करती है। तो इस प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदला जाता है, रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, केमिकल एनर्जी में बदला जाता है। किसके द्वारा, पौधों की पत्तियों के द्वारा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि इस प्रकाश ऊर्जा को पत्ती के द्वारा किस में बदला जाएगा, इसे रासायनिक ऊर्जा में बदला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। प्रकाश की पूर्ति सूर्य से हो गई। दूसरा जो घटक होता है दोस्तों वो होता है क्लोरोफिल, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, हरित लवक। दोस्तों अगर हम बात करें क्लोरोफिल की, हरित लवक की, तो यह जो पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधे होते हैं, और प्रकाश को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इन पौधों का हरा होना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर यह जो पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, इनमें अगर क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा, इनमें हरा रंग नहीं पाया जाएगा, तो यह क्या करता है, यह जो पौधे होंगे वह प्रकाश को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएंगे। तो क्लोरोफिल भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह क्लोरोफिल हरित लवक से क्या होता है दोस्तों, यह क्या करता है, प्रकाश को अपनी ओर आकर्षित करता है, यह प्रकाश को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों, प्रकाश और क्लोरोफिल के बारे में समझ में आ गया। ठीक है, जो तीसरा इसका घटक होता है दोस्तों वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड। जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होती है वह भी इस प्रक्रिया में हमें लगती है दोस्तों। तो अगर हम बात करें जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो यहाँ पे देखिए जो पौधे होते हैं उसकी जो पत्तियां होती है उसमें हमें क्या देखने को मिलते हैं, ऐसे छोटे छोटे छिद्र देखने को मिलते हैं। इनको क्या कहा जाता है, छोटे छोटे छिद्र देखने को मिलते हैं दोस्तों, इनको स्टोमेटा कहा जाता है। यह स्टोमेटा क्या करते हैं, यह जो स्टोमेटा होते हैं यह वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी ओर एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे पत्तियां अपनी ओर खींचती है। तो पत्तियों में क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो हमने तीन चीजें समझ ली, प्रकाश जिसकी पूर्ति सूर्य करता है, क्लोरोफिल हरित लवक जो पत्तियां हरी होती है वह क्या करती है, प्रकाश को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल में उपस्थित होती है। अगला जो होता है वो होता है वाटर प्लस मिनरल। अगर हम वाटर और मिनरल की बात करें तो इनकी पूर्ति कहाँ से होती है, तो अगर हम बात करें तो पौधों में दो प्रकार के संवहनीय ऊतक पाए जाते हैं। कौन कौन से संवहनीय ऊतक पाए जाते हैं, पहला होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम।
तो अगर बात करें हम वाटर और मिनरल की, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि अगर यह पौधे की जड़ें होती है, तो यह पौधे की जड़ें क्या करती है, जमीन से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करती है, और उसके बाद में यहाँ पर जाइलम ऊतक का काम चालू होता है। यह जाइलम ऊतक इन पौधों की जड़ों से वाटर और मिनरल को कहाँ पर पहुँचाने का काम करता है, पौधों की पत्तियों में पहुँचाने का काम करता है। तो जाइलम ऊतक का काम समझ में आया। जाइलम ऊतक वाटर और मिनरल को पौधों की जड़ों से कहाँ तक, पत्तियों तक पहुँचाने का काम करता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमने पूरी तरीके से देख लिया कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, फोटोसिंथेसिस में हमें कौन कौन से घटक लगते हैं और इनकी पूर्ति कहाँ कहाँ से होती है। यहाँ तक समझ में आया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में रिएक्शन किस प्रकार से होती है और किस प्रकार से फूड का निर्माण होता है, भोजन का निर्माण होता है। तो अगर हम रिएक्शन की बात करें, रासायनिक अभिक्रिया की बात करें, तो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की होती है दोस्तों, तो यहाँ पर कार्बन के 6 अणु वाटर के 6 अणुओं से मिलकर किसकी उपस्थिति में, तो लाइट की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, और किसके साथ में, क्लोरोफिल। तो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु पानी के 6 अणुओं के साथ मिलकर प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में किसका निर्माण करते हैं, C6H12O6 ग्लूकोज का, और उसके साथ में किसका निर्माण करते हैं, 6CO2 का निर्माण करते हैं, ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो ये तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो जाएगा वाटर, और यहाँ पर उत्पाद में क्या बना, ग्लूकोज, और ये क्या बन गया, ऑक्सीजन। ठीक है। तो रिएक्शन समझ में, कार्बन डाइऑक्साइड H2O के साथ मिलकर प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें, इस पौधे की पत्ती में क्या बनकर तैयार हो गया, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनकर तैयार हो गई यहाँ पर। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम ग्लूकोज, और यहाँ पर क्या बन के तैयार हो गया, ऑक्सीजन बन के तैयार हो गया। अब क्या होता है दोस्तों कि यह जो पौधा होता है, यह ऑक्सीजन को तो वातावरण में छोड़ देता है। तो अगर हम बात करें हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन पाई जाती है, 21% ऑक्सीजन पाई जाती है, जो मानव जीवन की अगर हम बात करें तो इसी ऑक्सीजन पर टिका हुआ है। ठीक है। तो ऑक्सीजन को तो वातावरण में छोड़ दिया जाता है 21% वायुमंडल में। अगर हम बात करें हमारे वातावरण में ऑक्सीजन पाई जाती है। बात करें अगर ये ग्लूकोज की, तो अब क्या होगा कि इस पौधे की पत्ती में पूरी तरीके से भोजन बनकर तैयार है, ग्लूकोज बनकर तैयार है। अब इस बने हुए भोजन को, इस बने हुए ग्लूकोज को पौधों के हर एक भाग तक पहुंचाया जाएगा। जहाँ जहाँ पर भोजन नहीं बनता है वहाँ वहाँ पर भी पहुंचाया जाएगा। तो वह किसके माध्यम से पहुंचाया जाएगा, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि पौधों में 2 प्रकार के संवहनी ऊतक पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम का काम समझ में आया था। यह क्या करता है, यह वाटर और मिनरल्स को जड़ों के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है जाइलम। तो अगर बात करें हम फ्लोएम की, तो फ्लोएम क्या करता है कि जो पौधे की पत्तियों में जो भोजन बना हुआ है, जो ग्लूकोज बना हुआ है, उसको पौधों के हर भाग तक, हर एक हिस्से तक ले जाने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। तो फ्लोएम ऊतक का काम समझ में आया। इस बने हुए भोजन को पौधे के हर एक भाग तक ले जाने का काम फ्लोएम ऊतक करता है। यहाँ तक समझ में आया। अब हम आखिरी एक बात समझ लेते हैं कि पौधों में भोजन जो होता है वह किस रूप में संचित होता है, कि मतलब स्टोर किस रूप में होता है। तो अगर हम बात करें कि पौधों में भोजन किस रूप में स्टोर्ड होता है, तो वो होता है स्टार्च के रूप में। किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। तो यहाँ तक समझ में आया। तो अब हमने पूरी तरीके से प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को समझ लिया है। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहे तो ले लीजिए। अब हम आगे आपको पशुओं में पोषण किस प्रकार से होता है उसको समझा देते हैं। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं पशुओं में पोषण। पशुओं में पोषण की अगर हम बात करें, तो अगर हम देखें तो घास खाने वाले पहले पशुओं को हम देख लेते हैं। तो घास खाने वाले
पशुओं में पोषण। पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो घास खाने वाले पशुओं में हम किन किन पशुओं को रखते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें गाय, जैसे कि अगर हम बात करें भैंस, जैसे कि अगर हम बात करें घोड़ा आदि। तो इस प्रकार के जो पशु जो घास खाते हैं उनमें किस प्रकार का पोषण होता है, अब हम उसको समझेंगे। तो यहाँ पर हम गाय भैंस या घोड़े किसी का भी एक डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम डायग्राम बनाते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं कि किस प्रकार से घास खाने वाले पशुओं में पोषण होता है। तो डायग्राम बना लेते हैं। अगर हम डायग्राम की अगर हम बात करें, ठीक है। तो लग रहा है थोड़ा बहुत चलता है ऊपर नीचे, लेकिन आप समझने पे ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर हम बात करें जो घास खाने वाले पशु होते हैं उनके अगर हम पोषण की बात करें, तो यहाँ पे देखिए घास खाने वाले पशु क्या खाते हैं, घास खाते हैं। तो हम यहाँ घास बना लेते हैं छोटी सी। ये क्या है, मान लो ये क्या है, घास है। और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मैं इसको खिला रहा हूँ। क्या खिला रहा हूँ मैं इसको, घास खिला रहा हूँ। तो मैंने इसको घास खिलाई, ठीक है। तो जब ये घास खाएगी, या भैंस होगी, घोड़ा होगा, कुछ भी होगा, तो ये क्या खाएगा, घास जब अगर खाएगा तो इसमें यहाँ पर हमको सबसे पहले तो हम इसके अंदर की स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमको मिलती है, क्या मिलती है, ईसोफेगस देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, ईसोफेगस देखने को मिलती है। ईसोफेगस की अगर स्पेलिंग की बात करें तो OESO, ठीक है, FH और उसके बाद में फेगस लिख देंगे पूरी तरीके से, ठीक। तो ईसोफेगस, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, ग्रासनी कहा जाता है। जैसे हमें हमारे यहाँ पे मिलती है ना, हमारे यहाँ गले से यहाँ तक जो मिलती है हमको, तो वो क्या होती है, ग्रासनी होती है, ईसोफेगस होती है। तो ऐसे ही घास खाने वाले पशुओं में भी मिलती है। यह जो ईसोफेगस होती है वो किससे जुड़ी हुई होती है, वो जुड़ी होती है अमाशय से। किससे जुड़ी होती है, इसको क्या बोला जाता है, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाता है अमाशय, स्टमक, ठीक। बात करें तो यह तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तो होता है, स्टमक होता है। लेकिन अगर हम इस वाले हिस्से की बात करें तो इसको क्या कहा जाता है, इसको रूमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रूमेन, यहाँ पे लिख देता हूँ, रूमेन कहा जाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, यहाँ तक तो रूमेन समझ में आ गया। रूमेन के बाद में यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलती है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन देखने को मिलती है। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत देखने को मिलती है। छोटी आंत के बाद में अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलती है, एक बड़ी आंत देखने को मिलती है। लार्ज इंटेस्टाइन देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया पूरा स्ट्रक्चर। क्या मिलती है, ईसोफेगस, ये बड़ा वाला भाग जो होता है ये रूमेन मिलता है। इस पूरे की अगर बात करें तो इसको स्टमक अमाशय कहा जाता है। ये वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत होती है। और उसके बाद में ये वाला जो हिस्सा होता है ये क्या होती है, बड़ी आंत होती है। अगर हम बात करें, ये घास खाने वाले जो पशु होते हैं घास खाते हैं और घास को क्या करते हैं, जल्दी जल्दी खा लेते हैं। तो उसका ठीक तरीके से वो ठीक तरीके से उसको चबा भी नहीं पाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत खाते हैं उसको कहाँ पर इकट्ठा कर लेते हैं, उसको रूमेन में इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। रूमेन में इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद में ये पूरी घास को ख़त्म कर देते हैं, रूमेन में इकट्ठा कर लेते हैं। रूमेन में इकट्ठा करने के बाद में ये क्या करते हैं, इस रूमेन से वह जो उन्होंने घास खाई है उसको वह कहाँ पर लेके आते हैं वापस, तो उसको इसी ईसोफेगस के माध्यम से वापस कहाँ पर लाया जाता है, मुख में लेकर आया जाता है। तो इसको वापस मुख में लेके आ गए। और हम यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलते हैं, इनके दांत देखने को मिलते हैं। तो ये क्या करते हैं, उसको डबल से चबाते हैं, फिर से उसको चबाने का काम करते हैं। तो जल्दी जल्दी खा लेते हैं और रूमेन में इकट्ठा कर लेते हैं। और उसके बाद इसको वापस ईसोफेगस के माध्यम से मुख में लाया जाता है, उसको क्या करते हैं, वापस से चबाया जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, जैसे हमारे गाँव वाली भाषा में इसको क्या बोलते हैं, बोले वो क्या करते हैं, जुगाली करने का काम करते हैं।
क्या करने का काम करते हैं, जुगाली। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो रूमिनेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रूमिनेशन कहा जाता है। तो रूमिनेशन समझ में आया। रूमिनेशन मतलब कि जुगाली करना है, इसको डबल से चबाते हैं। जब डबल से इसको चबाते हैं उसके बाद वापस ये इसको कहाँ पर पहुंचा देते हैं, तो जब डबल से चबाने के बाद में इसको डबल से कहाँ पर पहुंचा देते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर क्या हो जाता है, उसका पूरी तरीके से पाचन हो जाता है। और पाचन होने के बाद में फिर उस जो अवशिष्ट बचा हुआ होता है उसको कहाँ पर पहुंचा दिया जाता है, उसको बड़ी आंत में पहुंचा दिया जाता है, उसको लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा दिया जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में उसे मल के द्वारा उसे मल त्याग के माध्यम से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो प्रोसेस समझ में आई आपको कि पशुओं में किस प्रकार का, जो घास खाने वाले पशु होते हैं उनमें किस प्रकार की प्रोसेस होती है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि अमीबा अमीबा जो एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव होता है। अब हम इसमें समझ लेते हैं कि इसमें किस प्रकार का पोषण होता है। तो सबसे पहले तो हम इसकी 2-3 बातें लिख लेते हैं कि अमीबा क्या होता है। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। इसका जो आकार होता है अमीबा का वो कैसा होता है, अनिश्चित होता है। मतलब एक एक निश्चित इसका आकार नहीं होता है, इसका आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है। ठीक है, तो एक कोशिकीय जीव होता है और इसका आकार अनिश्चित होता है। जो अमीबा होता है इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें फूड वोकल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, फूड वोकल्स, मतलब कि भोजन की जो रिक्तिकाएं पाई जाती है, जो क्या करती है, भोजन का पाचन करने में मदद करती है। अगर हम अमीबा की स्ट्रक्चर की बात करें तो अमीबा का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है। इस प्रकार का अमीबा का स्ट्रक्चर होता है। इसमें हमें कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और इसमें बीच बीच में हमें फूड वोकल्स देखने को मिलती हैं। तो मान लो अगर यहाँ पर ये अमीबा का मुख है तो ये क्या करता है, भोजन को यहाँ से ग्रहण करता है और ग्रहण करने के बाद में उस भोजन को कहाँ पर पहुँचा दिया जाता है, इन फूड वोकल्स में पहुँचा दिया जाता है। कहाँ पर, इन फूड वोकल्स में पहुँचा दिया जाता है। इन फूड वोकल्स में क्या पाया जाता है, इन फूड वोकल्स में एंजाइम पाए जाते हैं और इन एंजाइम के माध्यम से ही यह जो अमीबा होता है, यह अमीबा जीव होता है, यह उस भोजन का क्या करता है, पाचन करता है। तो यहाँ तक समझ में आया ये क्या होता है, ये अमीबा का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो दोस्तों अब हमने पूरी तरीके से पशुओं और पौधों में पोषण को समझ लिया है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।